सभी को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज जो है हम सेकेंड ईयर के बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आप सभी को बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 3 क्वेश्चन है, MSN 2 के ऊपर है, समझ गए ना, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का है। अब देखिए, कहने के लिए ये 2 का है, चाहे कहने के लिए जो है MSN 1 का होता है, लेकिन आप सभी से मैं बता दूं MSN 1 का 2 में भी पूछ लेता है और MSN 2 का 1 में भी पूछ लेता है। तो ये चीज़ है, समझ गए। फिलहाल चलिए जो है हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने में, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर CHF या इसी को CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर भी कहते हैं, समझ गए ना। देखिए, हृदयघात होना, समझ गए ना, हृदयघात होना या कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर जो है या हार्ट फेलुअर के जो है कारण प्रकार लक्षण लिखे, इसके जो है उपचार एवं नर्सिंग देखभाल लिखे। देखिए CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, समझ गए ना, या इसी को दूसरा नाम से हम लोग क्या जानते हैं, CCF से जानते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर। एक होता है CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, एक होता है CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर, समझ गए ना। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। अब चलिए इसको जो है हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जानिए कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर या कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर होता क्या है। ठीक है, देख लीजिए। यह एक असामान्य स्थिति है। यह एक क्या है, अब एबनॉर्मल कंडीशन होता है, जिसमें जो हृदय होता है वो पर्याप्त मात्रा में शरीर को रक्त आपूर्ति, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इससे अन्य कई नाम से भी जाना जाता है। देखिए, CCF या फिर CHF जो होता है, यह जो होता है, जैसे किसी को अगर ए कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर होता है ना, तो उसमें होता यह है कि हार्ट जो होता है काम करना बंद कर देता है। अब जैसे ही हार्ट काम करना बंद करेगा तो शरीर को ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड को पंप शरीर की ओर कौन करता है, हृदय ही करता है ना। तो जैसे ही हृदय जो है आपका फेल हो जाएगा, फेलुअर हो जाएगा, उसमें कंजेस्टन हो जाएगा उस हृदय में, तो उस कंडीशन में जो ब्लड है वह शरीर की ओर, शरीर को नहीं मिल पाएगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। और ये जो कंडीशन होता है इसी को हम लोग हृदयघात कहते हैं, या इसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर या इसी को कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर कहते हैं, समझ गए ना चीज़ को। तो यही याद रखिएगा कि यह एक असामान्य स्थिति है, जिसमें हृदय जो होता है पर्याप्त मात्रा में शरीर को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इससे अन्य कई नाम से भी जानते हैं, समझ गए ना। ये जो CCF या फिर इसी को CHF बोलते हैं, इसको अन्य कई नाम से भी जानते हैं, समझ गए ना। कौन कौन नाम है, चलिए जो है हम लोग देख लेते हैं। सामने है, तो एक तो जानते ही है CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर, एक तो जान ही गए। हार्ट फेलुअर तो आपको पता ही है। इसके बाद है ए वेंट्रिकुलर फेलुअर होता है, मतलब ये जो CCF होता है ना, तो इसमें आपके दोनों जो आपका क्या बोलते हैं वेंट्रिकुलर होता है, ऊपर में आर्ट्रिया होता है, नीचे में वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना। यह जो है आपका राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया, यह लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर राइट वेंट्रिकल, समझ गए ना। तो इस चीज़ को जो है आपको क्या होता है ध्यान में रखना पड़ता है, समझ गए। तो ये जो नीचे वाला जो ऊपर वाला क्या होता है, आर्ट्रियल होता है, नीचे वाला ये आपका क्या होता है, वेंट्रिकुलर होता है। तो ये वेंट्रिकुलर क्या होता है, दोनों फेल हो जाता है, समझ गए ना। राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकुलर इस कंडीशन में CCF में फेल होता है। अब चूंकि जानते हैं कि जैसे ये आपका हृदय है, समझ गए, तो हृदय में 4 चैम्बर होता है, समझ गए। ब्लड इधर अशुद्ध ब्लड आता है बॉडी से, यहाँ पे अशुद्ध ब्लड। अब ये जो है क्या करता है, एक कपाट खुलता है तो ब्लड यहाँ आता है, समझ गए ना, यहाँ आता है। अब जैसे ही ब्लड यहाँ आया तो ये क्या होता है, ये ब्लड जाता है कहाँ पे, फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से शुद्ध होकर जो है ब्लड यहाँ आता है। अब यहाँ से ये ब्लड होता है इसमें आता है, और यहाँ से हृदय की तरफ निकल जाता है, समझ गए। ऐसे ही कुछ होता है इसका मैकेनिज्म। तो इसमें होता यह है कि दोनों जो नीचे वाला वेंट्रिकुलर है ना, यही फेल हो जाता है, CCF में यही दोनों फेल हो जाता है, समझ गए। तो इसी को कार्डियक इनसुफिशियंस भी बोलते हैं, इसके बाद हार्ट फेलुअर भी बोलते हैं, और इसको वेंट्रिकुलर फेलुअर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेंट्रिकुलर ही इसमें फेल हो जाता है। और कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर तो इसको बोलते हैं। तो ये नाम, अन्य नाम ये चीज़ है। अगर क्वेश्चन आपका इसमें से किसी के ऊपर पूछ देगा तो घबराइएगा नहीं, सेम आंसर सबका होगा, समझ गए। चलिए,
तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो हार्ट फेलुअर, देखिए सबसे पहले जानिए हार्ट अटैक और हार्ट जो है फेलुअर दोनों में अंतर होता है। तो ये जो कंजेस्टिव CCF देख रहे हैं या फिर CHF, यह जो होता है हार्ट फेलुअर होता है, समझ गए ना। हृदय घात मतलब हार्ट का फेल हो जाना। अब जब हार्ट फेल हो जाएगा तो आपको बॉडी को ब्लड सप्लाई होगा ही नहीं, यही चीज़ है। तो यह मेनली रूप से दो प्रकार से यह फेल होता है, जैसा कि ऊपर में आप लोग देखे हैं कि इसे वेंट्रिकुलर फेलुअर भी बोला जाता है। तो जो वेंट्रिकुलर दो होता है, दो चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है ना, उसमें 2 आर्ट्रियल और 2 वेंट्रिकुलर होता है। तो ये जो वेंट्रिकुलर वाला जो होता है, समझ गए ना, जो नीला वाला होता है यह फेल हो जाता है, समझ गए। एक राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल। आप लोग को एकदम स्पष्ट हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, पहला हम लोग अब देखते हैं राइट वेंट्रिकुलर के बारे में, और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या चीज़, लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बारे में। देखिए यह हृदय रोग है जिसमें राइट वेंट्रिकुलर द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में पर्याप्त रक्त पंप नहीं हो पाता है, समझ गए ना। जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे मैं आपको पहले ही बताया, ये हृदय हो गया आपका, ये क्या है, हृदय है, समझ गए। ये हृदय है, हृदय के 4 चैम्बर होता है। कोई भी ब्लड बॉडी से जो है अशुद्ध ब्लड आता है यहाँ पे राइट आर्ट्रियल में, ठीक है ना। उसके बाद जो है राइट आर्ट्रिया में आया, उसके बाद ये आर्ट्रियल यहाँ पे कपाट होता है खुला, और ये खुलने के बाद यहाँ पे ब्लड आता है, समझ गए ना। यहाँ पे ब्लड आता है तो ये वेंट्रिकुलर वाला है, नीचे वाला वेंट्रिकुलर होता है जिसको हम लोग नीलय बोलते हैं, और ऊपर वाला अलिंद होता है। तो ये जो नीलय में आता है, यहाँ इसमें आने के बाद ब्लड जो है फेफड़ा में जाता है, यहाँ से निकल के ब्लड फेफड़ा में जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि अशुद्ध ब्लड जो फेफड़ा में जाता है उसमें आर्ट्रिया वाला होता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ही ये राइट वेंट्रिकुलर से जो ब्लड होता है, ये ब्लड वेंट्रिकुलर क्या होता है कि ये ब्लड को पंप पल्मोनरी आर्टरी में नहीं कर पाता है, समझ गए ना। पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड पंप नहीं होगा तो ये फेफड़ा में कैसे जाएगा शुद्ध होने के लिए, फेफड़ा में नहीं जाएगा शुद्ध होने के लिए। जब फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए नहीं जाएगा तो फिर शरीर को तो ब्लड चाहिए ही ऑक्सीजन युक्त। अब वो ऑक्सीजन युक्त नहीं मिलेगा तो बॉडी में प्रॉब्लम आएगा, मतलब हार्ट आपका फेल हो रहा है। तो ये चीज़ है, समझ गए ना, कि यह राइट वेंट्रिकुलर कब फेल होता है, जब यह जो है पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड पंप नहीं कर पाता है, समझ गए। तो यही जो फेल होता है ये जो है राइट वेंट्रिकुलर फेल होता है। राइट वेंट्रिकुलर के काम क्या होता है कि यहाँ पे अशुद्ध रक्त राइट आर्ट्रियल में आया शरीर के सभी जगहों से, यहाँ आने के बाद जो है ब्लड इसके बाद इसमें आया। अब इसमें ब्लड आएगा तो यह जो है वेंट्रिकुलर क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी में ट्रांसफ़र करता है शुद्ध होने के लिए, फेफड़ा में भेजता है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो आप लोग पढ़े हैं ना कि आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी रहेगा तो अशुद्ध रक्त होगा। तो यही अशुद्ध रक्त यहाँ से निकल के यहाँ जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब इसका कारण देख लीजिए, क्या क्या कारण होता है जिससे राइट वेंट्रिकुलर फेल होता है। फेफड़ों में पानी भरा होना, फेफड़ा में पानी भरेगा तो भाई ब्लड कहाँ से उसमें जाएगा, समझ रहे हैं ना, प्लूरल इफ्यूजन। ओके, पल्मोनरी आर्टरी का सिकुड़ना। अब जो आर्टरी है जिसमें ब्लड पंप करेगा वेंट्रिकुलर, तो यह वेंट्रिकुलर क्या करेगा, यह यहाँ से जो है ब्लड पंप होगा इस पल्मोनरी आर्टरी में, तो क्या होगा कि यह सिकुड़ा होगा, सामान से अगर सिकुड़ा होगा तो ब्लड जो है आसानी से नहीं जा पाएगा फेफड़ा में। तो ये भी एक कारण होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब पल्मोनरी फेफड़ा में किसी भी प्रकार के एम्बोलिज्म हुआ है तो उसके कारण भी ब्लड नहीं आ पाएगा शुद्ध होने के लिए। वेंट्रिकुलर अर्थेमिया हो गया होगा, समझ गए। उसके बाद मिटुल वाल्व में विकृति, समझ गए ना, वाल्व में विकृति होने से। उसके बाद है रूमेटिक हार्ट डिजीज, RHD, समझ गए ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज। उसके बाद है गुर्दा रोग, पेट में पानी भरना, एसाइटिस, समझ गए ना। तो ये सब जो है कारण बनता है क्या चीज़, हार्ट होने का, वेंट्रिकुलर फेल होने का। देख लीजिए क्या क्या कारण होता है, फेफड़ा में पानी भरना, पल्मोनरी आर्टरी का सिकुड़ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना, वेंट्रिकुलर अर्थेमिया, समझ गए ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज, वाल्व में विकृति। तो ये सब जो है आपका होता है कारण। चाहे गुर्दा रोग भी हो सकता है, पेट में पानी भरना भी हो सकता है, जिससे आपका हार्ट जो है ब्लड पंप करने में असमर्थ हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका हो गया कारण, समझ गए। चलिए लक्षण क्या होता है, तो देखिए राइट वेंट्रिकुलर फेल होता है तो आप लोग को पता है कि जैसे ही आपके जो है वेंट्रिकुलर फेल होगा, तो चूंकि राइट वेंट्रिकुलर में अशुद्ध रक्त होता है, वह शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेजना चाहता है, लेकिन वह पंप ही नहीं कर पाता है वेंट्रिकुलर से, समझ गए ना। तो इसमें जो है परेशानी होगा सांस लेने में, चूँकि ब्लड शुद्ध नहीं होगा तो ऑक्सीजन का मात्रा शरीर में घटेगा तो सांस लेने में परेशानी होगा ही होगा।
तो सांस लेने में परेशानी, डिस्पेनिया होगा। पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़ आना, पल्मोनरी क्रैकल मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ से आवाज़ आएगा, क्योंकि ब्लड जो है क्या करेगा, जोर लगाएगा पंप करने के लिए, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में सिकुड़न होगा तो उसके कारण भी ब्लड नहीं जा पाएगा पल्मोनरी में, समझ गए ना। तो ये पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़ क्रैकल आएगा। पैरों में सूजन, एडिमा हो सकता है। अब जब ब्लड में आपका जो है प्रॉब्लम होगा तो पैर फूलेगा ही फूलेगा, समझ गए ना। शरीर में तरल की अतिरिक्त मात्रा, अब शरीर में जो है आपके तरल की मात्रा अधिक बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो अशुद्ध रक्त है वह क्या होगा, फेफड़ा में जाएगा ही नहीं शुद्ध होने के लिए, तो जो भी अवशिष्ट पदार्थ होगा उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हृदय का आकार बढ़ना, अब चूंकि ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे आकर जो है स्टोर होते जाएगा, उस कंडीशन में कार्डियोमेगली मतलब हृदय का आकार बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मूत्र त्याग कम करना, ओलीगुड़िया हो जाएगा, मूत्र कम होगा, भूख नहीं लगेगा, अत्यधिक बेचैनी हो जाएगा, समझ गए। शरीर में ऑक्सीजन की कमी ही हो जाएगा, नाड़ी दर तेज होने लगेगा, छोटी छोटी तेज सांसें चलने लगेगा। तो ये जो है आपके लक्षण दिखाई देते हैं किसमें, राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर में। सांस लेने में परेशानी, पल्मोनरी क्रैकल आना, पैरों में सूजन, समझ गए ना, शरीर में तरल की मात्रा अधिक मात्रा बढ़ जाना, हृदय का आकार बढ़ना, मूत्र त्याग कम हो जाना, भूख न लगना, अत्यधिक बेचैनी होना, शरीर में ऑक्सीजन का कमी होना, नाड़ी दर तेज होना, छोटी छोटी तेज सांसें चलना। हार्ट में जैसे ही प्रॉब्लम होता है ना तो सांस से रिलेटेड, हार्ट बीट से रिलेटेड, धड़कन से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड समस्या व्यक्ति को आता ही आता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पहला देख लिए, अब हम लोग दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज़, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर। अब चलिए आप इस चीज़ को जान लीजिए। देखिए यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर, यह एक भी असामान्य स्थिति है, समझ गए, जिसमें हृदय में बायां वेंट्रिकल आर्टोरा में रक्त पंप करने में आंशिक या पूर्णतः असफल रहता है। इससे शरीर में परिसंचरण कम हो जाता है। चूँकि आप लोग जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ही कि जैसे ये जो है ये आप हृदय है, समझ गए, ये हृदय है, समझ गए, ये हृदय है। एक मिनट मान लीजिए, ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट कौन है, ऊपर से ब्लड आया शरीर से, इसमें ब्लड आया, ये ब्लड यहाँ भेजा। अब ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकुलर, ये फेफड़ा में भेजता है, समझ गए ना, ब्लड को शुद्धिकरण के लिए। अब उसके बाद जो है यहाँ से शुद्ध हुआ ब्लड फेफड़ा से इसमें आता है, समझ गए, इसमें आता है। अब इसमें ब्लड रहता है, समझ गए ना, आर्टेरियल में। अब उसके बाद जो है ब्लड इसके कपाट के द्वारा इसमें ब्लड आता है, समझ गए ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। अब यहाँ से ब्लड जो है निकलता है शरीर की ओर, पंप होता है, तो आर्टोरा में ब्लड पंप किया जाता है वेंट्रिकुलर के द्वारा। तो इसमें जो है असफल हो जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हृदय का आर्टोरा में ब्लड सप्लाई, ब्लड पंप करने में असमर्थ हो जाएगा, जिससे शरीर को जो है रक्त नहीं मिल पाएगा, जिससे जो है शरीर में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जो है असफल हो जाएगा हृदय ब्लड को पंप करने में। तो वही जो है आपका हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर, समझ गए। चलिए कारण क्या होता है, कारण देख लीजिए। कारण होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होना, समझ गए ना। चूँकि यहाँ पे आर्टरी इसलिए दिया है ना कि यहाँ पे आपको यह अब शरीर की तरफ ब्लड को पंप कर रहा है, तो आर्टरी में ही ब्लड जो है शरीर में जाता है, शुद्ध ब्लड, समझ गए ना। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, समझ गए ना। उसके बाद है हृदय की पेशियों में विकार होना, कार्डियोमायोपैथी, मतलब हृदय के पेशी में अगर विकार होगा, प्रॉब्लम होगा, तो वह जो है कहाँ से, उससे हृदय को क्षमता ही नहीं, कमजोरी टाइप से हो जाएगा, तो वो कहाँ से ब्लड को जो है आके पंप कर पाएगा। रक्तचाप बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण भी कंडीशन आता है। रक्त वाहिनियों की भित्ति में लवण एवं वसा का जमाव होना, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। जो रक्त वाहिनी होता है ना, ब्लड वेसल्स, उसमें जो है क्या होगा कि उसके भित्ति में लवण का या वसा का जमाव हो जाएगा अंदर में, उस वाहिनी में जिससे होकर रक्त बहता है, उसमें लवण वसा का जमाव हो जाएगा, जिसको हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ये जो है आपका प्रॉब्लम होता है कि ब्लड शरीर की ओर ना जा पाता है, समझ गए। नेक्स्ट है धमनियों का दीवार कठोर हो जाना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, समझ गए ना। जो धमनी है उसका दीवार कठोर हो जाएगा, जिसे हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, समझ गए। मायोकार्डियल इन्फारक्शन, मायोकार्डियल इन्फारक्शन भी MI भी इसका कारण होता है, और MI आपको पता है कि MI क्या होता है। उसके बाद है एनीमिया है, रक्ताल्पता है, उसके बाद आपका स्ट्रोक है, आघात है। तो इस सब में जो है शरीर को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो यही जो है आपका होता है क्या चीज़, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर, समझ गए। चलिए
लक्षण क्या होता है देख लीजिए। किसी को अगर शरीर में ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या क्या लक्षण होगा, तो यहाँ पे उच्च रक्तचाप भी होता है, कारण भी लक्षण भी, पाल्पिटेशन हृदय गति बढ़ने लगेगा, पाल्पिटेशन होगा, स्पंदन बढ़ने लगेगा, सांस लेने में परेशानी डिस्पेनिया हो जाएगा, शरीर में नीलिमा मतलब साइनोसिस ऑक्सीजन की कमी से, हल्का सिर दर्द होना, सीने में दर्द होना, चेस्ट पेन होना, ठीक है ना, और अत्यधिक पसीना आना, डायोफोरोसिस, नाड़ी दर्द तेज होना, टेकिकार्डिया, रात्रि के समय अत्यधिक मूत्रत्याग, नॉक्टीरिया। तो ये सब जो है व्यक्ति में लक्षण दिखाई देता है जब उसमें वेंट्रिकुलर फेल्यूर होता है, यानी शरीर को जब ब्लड नहीं मिल पाता है आवश्यक रूप से। समझ गए। चलिए निदान क्या है, यहाँ पे इसका निदान देख लीजिए। निदान है हिस्ट्री कलेक्शन, इतिवृत्ति लेना, लक्षणों की उपस्थिति की जांच की जाती है। समझ गए चीज़ को। चलिए रक्त का जांच किया जाता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, समझ गए, और उसके बाद ईसीजी किया जाता है, समझ गए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी, समझ गए ना, इकोकार्डियोग्राफी होता है, ई समझ गए ना। तो ये चीज़ें है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये होता है इको टेस्ट होता है, समझ गए ना, ये होता है इको और ये होता है ईसीजी। उसके बाद है कोरोनरी एंजियोग्राफी यहाँ पे किया जाता है, जो कोरोनरी होता है उसका एंजियोग्राफी किया जाता है। तो ये सब कुल निदान है, यहाँ पे देख लिए। चलिए अब यहाँ पे ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। शरीर में एडिमा नियंत्रित करने के लिए डायोलेक्टिक दिए जाते हैं, जैसे फ्रुसोमाइड, टोर्सेमाइड, मैनिटोल। अगर किसी व्यक्ति को हृदय फेल होने से शरीर में अगर उसका जल का मात्रा अनियंत्रित है, पैर में एडिमा है, ऊपर में देखे हैं ना कि पैर में एडिमा हो जाता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को डायूरेटिक दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का जो अनियंत्रित तरल है उसको बाहर निकाला जाए, जैसे फ्रुसेमाइड, टोर्सेमाइड, मैनिटोल, मूत्र की मात्रा को वृद्धि करने के लिए। रोगी को नम ऑक्सीजन दिया जाता है, चूँकि इस कंडीशन में व्यक्ति को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, समझ गए ना। रोगी को औषधि डाइक्सोसिन दी जाती है, जिससे हृदय मांसपेशी की कंट्रैक्शन क्षमता बढ़ जाती है एवं हार्ट फेलुअर समाप्त हो जाता है। हार्ट फेलुअर में डाइजोक्सिन जो है दिया जाता है व्यक्ति को कि उसका जो हृदय का मांसपेशी जो सिकुड़ा हुआ है ना, उसका जो क्षमता है बढ़ जाए और हार्ट फेलुअर समाप्त हो जाए, समझ गए। रोगी को वैसोडिलेटर दवाई दी जाती है, समझ गए ना, रक्त वाहिका को खोलने के लिए, जिससे ब्लड आसानी से जो है आगे जा पाए। इसके लिए वैसोडिलेटर दवाइयाँ देते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, हाइड्रालिजाइन, एसीए इन्वेटर, समझ गए। ये याद रखिएगा वैसोडिलेटर दवाइयाँ का, हाइड्रालिजाइन, समझ गए ना, हाइड्रालियाजाइन और नाइट्रेस, ये दोनों याद रखिएगा। पाँचवा में यहाँ पे आप लोग देखिए कार्डियक अस्थमा के लिए एमिनोफाइनिल देते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को कार्डियक अस्थमा है तो उसके लिए एमिनोफाइलिन एवं थियोफाइलिन का उपयोग किया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, रोगी को आहार में लो सोडियम डाइट एवं लेस फ्लूइड इंटेक दी जाती है। रोगी को आहार में कम सोडियम वाला भोजन और तरल पदार्थ कम जो है दिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ये इसका जो है उपचार है, समझ गए। अब इसमें जो है चलिए हम लोग देखते हैं नर्सिंग प्रबंध में। मैं बार बार बताता हूँ, नर्सिंग प्रबंध में आपको बीमारी से रिलेटेड 5 पॉइंट ऐसे ढूंढना है जो मेन पॉइंट हो, जिसमें मेजर प्रॉब्लम हो उस बीमारी में, उस पॉइंट को ढूंढना है और उसी को देखभाल करना है एज ए नर्स। उसमें 4-4, 5-5 पॉइंट लिखते जाना है। जैसे नर्सिंग प्रबंध यहाँ पे किसी हार्ट फेलुअर वाले पेशेंट के लिए या हार्ट फेलुअर या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 4-5 पॉइंट यह महत्वपूर्ण है। जैसे किसी का हार्ट फेलुअर होगा तो चेस्ट में तो दर्द होगा ही होगा, आम सी बातें हैं। तो तीव्र दर्द, अब ये दर्द का आप लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे दर्द को दूर करेंगे, तो इसके अंदर में 2-4 लाइनें लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हार्ट का प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन का कम होगा ही होगा, तो ऑक्सीजन में कमी के लिए कैसे देखभाल करेंगे, तो इसमें लिखना होगा 2-4 लाइन। कार्डियक आउटपुट कम होना, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे हार्ट फेलुअर है तो हार्ट का जो आउटपुट है वो कम जाएगा ही जाएगा, तो इसके लिए देखभाल कैसे करेंगे, समझ गए। उसके बाद है सूजन को हटाना। अब शरीर में एडिमा होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होने से एडिमा होगा ही होगा, तो एडिमा होगा तो एडिमा को कैसे कम किया जाएगा सूजन को, इसके लिए आपको देखभाल करना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा यहाँ पे देखिएगा, रोगी को व्यतीत होना। रोगी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, तो इस कंडीशन में रोगी को कैसे आप जो है सहारा देंगे, दिलासा देंगे, तो इसके लिए जो है इसमें लिखते हैं 2-4 लाइनें, ठीक है। उसके बाद है जटिलता का और सारा संभावना होता है, तो उसको जो है कैसे कैसे आप जो है बचाएंगे, तो इन सब चीज़ों को कुल 6
पॉइंट में लिखा गया है। अब 6 पॉइंट में 3-3 4-4 लाइन भी अगर लिखेंगे इसके बचाव के लिए, देखभाल के लिए, तो जो है आपको 18 से 20 लाइन यानी 1.5 से 2 पेज में चला जाएगा। समझ गए? तो ये जो है नर्सिंग प्रबंध ऐसे ही लिखना चाहिए। समझ गए? चलिए बाकी यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं कैटरेक्ट के बारे में, मोतियाबिंद के बारे में। मोतियाबिंद क्या होता है, कैटरेक्ट में जो है क्या क्या होता है, क्या इसका ज़रूरी इलाजें हैं, चलिए जो है हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए मोतियाबिंद के बारे में, कैटरेक्ट के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेत्र लेंस अथवा इसके कैप्सूल या दोनों के आंशिक अथवा पूर्ण अपारदर्शी होना मोतियाबिंद कहलाता है, जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है। यह अंधेपन का प्रमुख कारण है। ठीक है, देखिए नेत्र लेंस जो होता है ना, लेंस के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। समझ गए ना? तथा इसके जो आवरण जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल मतलब क्या कि इस नेत्र लेंस का जो आवरण होता है, या तो नेत्र लेंस या इसका कैप्सूल या फिर दोनों जो है आंशिक या पूर्ण रूप से ओपेसिटी मतलब अपारदर्शी हो जाता है। तो इस कारण में जब कोई चीज़ आपको अपारदर्शी हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। जैसे आपके सामने पर्दा लगा दिया जाए तो आपके उस पार वाला चीज़ अपारदर्शी हो जाएगा यानी ना दिख पाएगा। तो यही जो है आपका लेंस में या फिर नेत्र लेंस के जो कैप्सूल होता है उसमें आंशिक या पूर्णतः अपारदर्शी होना ही मोतियाबिंद कहलाता है। समझ गए? जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है। अपारदर्शी हो जाएगा तो बाधित हो ही जाएगा तथा यह अंधेपन का प्रमुख कारण बनता है। समझ गए? तो यही जो है आपका होता है कैटरेक्ट। समझ गए? चलिए यहाँ देख लीजिए, कैटरेक्ट इज कैरेक्टराइज बाई ओपेसिटी ऑफ द लेंस और लेंस कैप्सूल ऑफ द आई। समझ गए ना चीज़ को? चलिए नेक्स्ट इसके प्रकार देख लीजिए। इसके जो है निम्न प्रकार है, अलग अलग प्रकार है। इसको जो है आप लोग देख लीजिए, इसमें सिर्फ आपको प्रकार जानना है। पहला है बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद, जिसको सेनाइल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। बढ़ती उम्र के कारण अगर मोतियाबिंद हो रहा है तो सेनाइल कैटरेक्ट होता है, बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद। दूसरा है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है, जो चोट के कारण होता है। ट्रॉमा मीन्स चोट के कारण मोतियाबिंद। उसके बाद है सेकेंडरी और कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट, संक्रमण या अन्य रोग के कारण मोतियाबिंद। किसी संक्रमण या फिर अन्य कारण से मोतियाबिंद हो सकता है तो यह सेकेंडरी और कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट होता है। ओके, कॉन्जेंटल मोतियाबिंद, कॉन्जेंटल कैटरेक्ट होता है, जन्मजात एक मोतियाबिंद होता है। समझ गए? जिसमें बच्चा का जो है आँख का लेंस और आँख का कैप्सूल दोनों अपारदर्शी ही रहता है और जन्म लेता है। टॉक्सिक कैटरेक्ट, दुष्प्रभाव मोतियाबिंद, किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट होने से जो है मोतियाबिंद हो सकता है। और छठा है इमेच्योर कैटरेक्ट। समझ गए ना? इमेच्योर मतलब अपरिपक्व जो है मोतियाबिंद, और एक है ब्राउन कैटरेक्ट। तो ये कुल 7 प्रकार यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को ध्यान से इसको और है ब्लू कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्ट। कुल 9 प्रकार के इसको ध्यान में रखना है। 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे ना तो याद हो जाएगा। ब्लू कॉन्ट्रैक्ट, कैप्सूलर कॉन्ट्रैक्ट, ब्राउन कॉन्ट्रैक्ट, इमेच्योर कैटरेक्ट, टॉक्सिक कैटरेक्ट, कॉन्जेंटल कैटरेक्ट, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट और सेनाइल कैटरेक्ट। ये सब याद रखना बहुत आसान है, बस 1-2 बार पढ़ने की ज़रूरत है। समझ गए? चलिए अब देखिए कारण क्या होता है। तो मोतियाबिंद के निम्न कारण होता है। बढ़ती उम्र के कारण मोतियाबिंद होता है सेनाइल कैटरेक्ट, तो ये 50 वर्ष के बाद होता है इसका कारण। आंखों में चोट लगा है तो इसका एक कारण होगा। जन्मजात भी ये हो सकता है। समझ गए? आंखों में संक्रमण भी इसका एक कारण हो सकता है। समझ गए? जैसे रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस, मतलब बार बार जो है आँख के कंजीवा में, समझ गए ना, आँख के जो कंजक्टिवा है उसमें बार बार संक्रमण हो रहा है, राइटिस हो रहा है, समझ गए, ग्लूकोमा हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो है मोतियाबिंद होता है। समझ गए? मधुमेह भी इसका कारण बन सकता है। त्वचा पर्दा, एटोपिक डर्माटाइटिस, समझ गए ना, एटोपिक डर्माटाइटिस। उसके बाद है आँखों का विकिरण से समर, अगर किसी रेडिएशन के संपर्क में आँख बार बार आ रहा है तो ये जो है आपको कैटरेक्ट का संभावना है। समझ गए? नेक्स्ट देखिएगा, कुछ दवाओं के लंबे समय तक लेने से उसका दुष्प्रभाव से, जैसे प्रेडिसोन, समझ गए ना। उसके बाद देखिएगा धूप में सूर्य दिशा में कार्य करना, समझ गए ना, धूप में सूर्य की दिशा में अधिक कार्य करना। अगर सूर्य के सामने अधिक कार्य करेंगे धूप में तो फिर जो है कैटरेक्ट होने की संभावना है। तो कुल 9 प्रकार जो लोग याद कर लेंगे ना तो वो जो है उनको इनका जो है कारण भी मिल जाएगा। क्योंकि कोई किसी को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है तो चोट लगने से होगा, किसी को अगर इन्फेक्शन वाला कैटरेक्ट होता है तो संक्रमण से होगा, कॉन्जेंटल कैटरेक्ट है तो जन्मजात होता है, अनुवांशिक भी हो सकता है। तो ये जो है आपका ये सब कारण बनता है। ठीक है? चलिए
लक्षण क्या होता है, किसी को अगर कैटरैक्ट होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होता है देख लीजिए। दृष्टि धुंधली होना, ब्लूडेड विजन, मतलब जो विजन होगा वह ब्लूडेड होगा, विजन जो है धुंधला दिखाई देगा। आँख की पुतली सफ़ेद होना, जो आँख का पुतली है वह वाइट होने लगेगा, समझ गए। आँख का लेंस अपारदर्शी होना, ऑप्सेटी ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस है वह क्या होगा, अपारदर्शी होने लगेगा, ठीक है। रात्रि के समय प्रकाश में आँखें चौंकना, रात में जब बॉल बारेंगे सामने तो उसके प्रकाश में आँख चौंकने लगेगा, समझ गए ना। ब्लाइटिंग ग्लेयर फ्रॉम लाइटिंग इन नाइट, ओके। आँख की पुतलियाँ विस्तारित होना, जो आँख का पुतली है उसमें विस्तारित हो जाएगा, डिलेटेड हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद है अधिक देखने के प्रयास, ट्राई टू सी मोर, और व्यक्ति इसमें जो है अधिक देखने का प्रयास करता है, उससे आभास होने लगता है कि कहीं ना कहीं आँख में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है और वह जो है ज़्यादा देखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये जो है आपके इन सब जो है लक्षण दिखाई देता है किसी भी मोतियाबिंद को, समझ गए। चलिए निदान इसका क्या क्या होता है देख लीजिए। निदान इसका बहुत कम है। एक तो आई का परीक्षण किया जाता है, आई एग्जामिनेशन। उसके बाद होता है स्लाइड लैंप एग्जामिनेशन, समझ गए ना। साइट लैंप एग्जामिनेशन होता है, समझ गए ना, स्लाइड लैंप एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद है ऑप्थेल्मोस्कोपी किया जाता है, समझ गए ना। ऑप्थेल्मोस्कोपी आँख का परीक्षण जो होता है ये किया जाता है, या स्लाइड लैंप एग्जामिनेशन या फिर आई एग्जामिनेशन किया जाता है। 3 प्रकार के याद रखिएगा, कैटरैक्ट के लिए परीक्षण होता है, समझ गए। चलिए उपचार क्या है देख लीजिए। मोतियाबिंद के उपचार के लिए आई सर्जरी की जाती है, जिसमें आई लेंस को हटाकर नया लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। यह प्रकार 2 से सर्जरी होता है। देखिए मोतियाबिंद का जो है प्रभावी जो उपचार होता है, अगर किसी को पूर्ण रूप से मोतियाबिंद हो गया है तो उसको प्रभावी जो उपचार होता है वह उपचार होता है सर्जरी। मोतियाबिंद के सर्जरी के लिए जो है मोतियाबिंद के इलाज के लिए सर्जरी किया जाता है, जो 2 प्रकार से होता है। और इसमें जो क्या किया जाता है कि आई लेंस को हटाकर नया लेंस को लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 2 प्रकार से सर्जरी कौन कौन है। देख सकते हैं यहाँ पे एक है आपका एक्स्ट्रा कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ गए ना, ECE। मात्र 2 प्रकार से मोतियाबिंद का जो है होता है सर्जरी, ECCE, समझ गए ना। एक्स्ट्रा, E फॉर एक्स्ट्रा, C फॉर कैप्सुलर, C फॉर कैटरैक्ट और E फॉर एक्सट्रैक्शन, समझ गए ना। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ रहे हैं ना। इसमें होता है कि इसमें एंटीरियर लेंस कैप्सूल को हटाया जाता है, इसके बाद नया लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। तो कोई पूछेगा ECCE क्या होता है, तो कहिएगा मोतियाबिंद का सर्जरी है, जिसमें एक्स्ट्रा, समझ गए, कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन को क्या किया जाता है, इस सर्जरी में एंटीरियर लेंस कैप्सूल को हटाया जाता है, इसके बाद नया लेंस इसमें लगाया जाता है। तो ECCE समझ गए, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ गए। चलिए दूसरा जो सर्जरी है देखिएगा यहाँ पे, इसमें संपूर्ण लेंस को हटाया जाता है, फिर नया लेंस क्या कहता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, सिर्फ अंतर क्या है, वहाँ पे ई से शुरू हुआ था ECCE और यहाँ पे क्या है ICCE, सब समान है। ये एक्स्ट्रा है और ये इंट्रा है, यह एक्स्ट्रा है यह इंट्रा है, समझ गए। यह एक्स्ट्रा है यह इंट्रा है। इसमें कैप्सुलर को हटाया जाता है, जबकि इसमें जो है पूर्ण रूप से लेंस को हटाया जाता है और बाकी वही है कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, समझ गए। तो ICCE इंट्रा कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन, इसमें संपूर्ण लेंस को हटाया जाता है, फिर नया लेंस को ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा मोतियाबिंद का उपचार OPD बेसिस पर ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। मतलब जो मोतियाबिंद कैटरैक्ट होता है इसका उपचार OPD में जैसे कोई बाह्य रोगी आया, दिखाया और घर गया, उसी बेसिस पर इसका भी किया जाता है। इसमें 2-3 घंटे का लगता है समय, समझ गए ना। तो ये जो है आपका हो गया। लेंस ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों बाद रोगी को डार्क आई ग्लासेज पहनने के लिए कहा जाता है। जो व्यक्ति को लेंस ट्रांसप्लांट हुआ रहता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन, उसको जो है डार्क आई ग्लास पहनने को कहा जाता है। देखते भी होइएगा किसी का ये प्रॉब्लम होता है तो उसको डार्क आई ग्लासेस दिया जाता है। रोगी को ऑप्थेल्मिक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप प्रोवाइड की जाती है, जिससे संक्रमण की रोकथाम किया जा सके, जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, समझ गए। रोगी को स्टेरॉइड आई ड्रॉप भी दिए जाते हैं, जैसे प्रेडनिसोन, समझ गए। तो ये जो है आपके दिए जाते हैं दवाई और सर्जरी हो गया इसका उपचार।
बात खत्म। अब इसका कुछ जटिलता होता है, सर्जरी करने के बाद देखिए कुछ जटिलता होता है व्यक्ति को, जो कि इस प्रकार से हो सकता है। पोस्टेरियर कैप्सूल ऑप्सिटी, अब एंटेरियर को सर्जरी हुआ है, एंटेरियर कैप्सूल को हटाया कर कोई दूसरा लगाया गया है, तो हो सकता है जो पीछे का है, जो पोस्टेरियर कैप्सूल है उसमें ऑप्सिटी हो जाए। एंटेरियर हटा कर लगाया गया तो हो सकता है आगे वाला हटा के लगाया गया तो हो सकता है पीछे वाला में हो जाए, तो इसका एक जटिलता ये होता है। इंट्राओकुलर लेंस डिसलोकेशन, जो आईओएल है, जो लेंस लगाया गया है बाहर से, वह हो सकता है वह अपनी जगह से डिसलोकेशन हो सकता है, समझ गए। चलिए, उसके बाद आँख में किसी भी प्रकार के सूजन, ललीमा, पर्दा हो सकता है। लाइट सेंसिटिव, लाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा। फोटोप्सिया, प्री रिसीव्ड फ्लैशेज ऑफ लाइट, मतलब जो है आंख पर किसी भी प्रकार के फ्लैश लगने लगेगा आपको। मैकुलर एडिमा, समझ गए ना, मैकुलर एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ द सेंट्रल रेटिना, रेटिना में स्वेलिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पोटोसिस, मतलब ड्रॉपी आईलिड हो जाएगा। उसके बाद ऑकुलर हाइपरटेंशन, समझ गए ना, मतलब अत्यधिक आई पर प्रेशर पड़ेगा। तो ये सब जो है व्यक्ति में जटिलता होने लगता है, चीज़ को समझ गए। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है टॉन्सिलाइटिस, तो आप लोग को नाम से स्पष्ट है कि जो मुख में, जो मुख गुहा में, समझ गए, जो टॉन्सिल है उसी टॉन्सिल में पर्दा होना, सूजन होना ही टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। मुख गुहा के पिछले भाग, ओरोफेरिंक्स, जहाँ पे ओरल मतलब मुख भी हो और फेरिंग्स भी हो, दोनों जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पे एक टॉन्सिल होता है, समझ गए। तो उस टॉन्सिल में अगर संक्रमण हो रहा है, पर्दा हो रहा है, तो वह टॉन्सिलाइटिस कहलाता है, समझ गए ना। टॉन्सिल आप लोग जानते हैं ना कि जहाँ पे भोजन निगलते हैं वहाँ जो है आप आ करके कस के दिखिएगा तो वहाँ से दिख जाएगा, छोटी छोटी जो है दो दिखेगा आपको, दोनों गले के साइड में अंदर से, समझ गए ना। ओरोफेरिंक्स के वो जगह पर होता है, समझ गए। चलिए, इसका कारण क्या हो सकता है, तो देख लीजिए, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकी हो सकता है जिसके द्वारा संक्रमण हो। स्टेफाइलोकॉकी हो सकता है इसका कारण। न्यूमोनोकॉकी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमण हो सकता है। प्रदूषित वायु और भोजन भी इसका कारण हो सकता है। तो ये सब जो है कारण होता है। निम्न याद रखिए, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकी, स्टेफाइलोकॉकी, ओके, न्यूमोनोकॉकी, इन्फ्लुएंजा, ऊपरी श्वसन तंत्र और प्रदूषित वायु और भोजन, ये सब जो है कारण होता है, समझ गए ना। हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकी, स्टेफाइलोकॉकी, न्यूमोनोकॉकी, इन्फ्लुएंजा, कॉकी वाला याद रखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि टॉन्सिल में कॉकी वाला बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है, समझ गए। चलिए लक्षण क्या होता है देख लीजिए, गले में खराश रहेगा, निगलने में दर्द होगा, बुखार होगा, बदन दर्द होगा, जीभ पर सफ़ेद स्राव आना, जीभ पर, चूँकि जीभ के लास्ट वाला छोर पर ही दोनों साइड से टॉन्सिल होता है तो जीभ पर जो है सफ़ेद स्राव आना, समझ गए। सर्दी लगना व कंपकपी आना, ठीक है। गले की लसिका जो आपका ग्रंथियाँ हैं उसमें सूजन, लिम्फ ग्लैंड में सूजन हो जाएगा। तो ये सब जो है आपके कुछ जो है आपका लक्षण है। गले में खराश, निगलने में दर्द, बुखार, बदन दर्द, जीभ का सफ़ेद स्राव आना, सर्दी लगना, कंपकपी, गले का लसिका ग्रंथियों को सूजना, ये सब जो है आपके हो सकते हैं, समझ गए। चलिए उपचार क्या है देख लीजिए। उपचार में संक्रमण है तो इसमें एंटीबायोटिक जैसे सेफेक्टोजिम, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, ये सब जो है एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। दो नाम याद रखिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या एमिकासिन या एरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों बहुत प्रचलित एंटीबायोटिक है, समझ गए। चलिए दूसरा देखिएगा कि रोगी को एंटीपायरेटिक दिए जाते हैं। आप लोग को पता है कि एंटीपायरेटिक क्यों दिए जाते हैं, तो यह क्या करता है जैसे एबिप्रोफेन, समझ गए ना, और एसिटामिनोफेन या एंटीपायरेटिक दवाइयाँ हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, गंभीर स्थिति में अगर टॉन्सिल नहीं जा रहा है तो सर्जरी द्वारा टॉन्सिल को काट कर हटा दिया जाता है, जिसे टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। और आप सभी से पूछेगा कि टॉन्सिलेक्टोमी में सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद देखभाल बताइए, तो ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज कर लिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, ओके। देखिए किसी भी चीज़ को जितना आसानी से समझिएगा उतना ही आसानी से समझ में आएगा, वरना अगर उसको ज़्यादा आप जटिल में ले लेंगे कि नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो फिर नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन को 1-2 बार 3 बार समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये कहेंगे कि वीडियो 40 मिनट का है, बड़ा है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप दिन में 3-4 प्रश्न याद करने में अगर आप समय नहीं दे रहे हैं तो फिर दिक्कत है, समझ गए। मेहनत तो करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।